हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 69 ए। ये जो सेक्शन 69 ए है, ये आपका मॉर्गेजी के राइट को बताता है। किस चीज़ के राइट को? रिसीवर अपॉइंट करने के राइट को बताता है। फाइन। तो ये जो टॉपिक है ना, ये हम ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने टॉपिक राइट ऑफ मॉर्गेजी में। ठीक है ना। जो मॉर्गेजी के राइट्स में के मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं ना, उस वीडियो में आप पहले पार्ट में देखोगे तो आपको लास्ट टॉपिक आपका पहले वीडियो का जो लास्ट टॉपिक होगा वो आपका यही था, राइट टू अपॉइंट अ रिसीवर। ठीक है ना, मतलब रिसीवर अपॉइंट करने के का जो राइट होता है। बट क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन है बेयर एक्ट के हिसाब से, तो मुझे लगा कि शायद इसको कम्प्लीटली समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों के ये काम आ जाए ये वीडियो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो मैं पहले से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि देखिए, इसमें मैंने जो टैलिक्स में लिखा है ना, वो बिल्कुल डिक्टो आपकी किसकी लैंग्वेज है, आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। तो किसी को मतलब और कुछ का मैंने इसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है साथ में। तो जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है। तो इसके टोटल ना इन्होंने आपके 8 सबसेक्शंस दे रखे हैं। तो इसका जो पहला सबसेक्शन है वो क्या बताता है? वो आपको बताता है कि जो आपका सेक्शन 69 है ना, जिसके अंडर मॉर्गेजी को पावर मिली है, किसकी? सेल करने की पावर मिलती है। वो जो पावर ऑफ सेल है ना, वो आपका सब्जेक्ट रहेगी, विल बी सब्जेक्ट टू दी प्रोविज़न ऑफ सब सेक्शन 2। मतलब इस सेक्शन का सब सेक्शन 2 के जो प्रोविजंस है उसके अंडर रहेगी, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट 2। मतलब उसकी जो वैलिडिटी होगी वो इसके बेस पे आपका डिपेंड होगी। ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि अ मॉर्गेजी हैविंग द राइट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ सेल अंडर सेक्शन 69 शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन be entitled to appoint by writing signed by him or on his behalf a receiver of the income of the mortgaged property or any part thereof। तो ये क्या कहता है? ये आपका सेक्शन 69 ए का सब सेक्शन ए ये कहता है कि जो मॉर्गेजी जो है ना, मॉर्गेजी जो है जिसको पावर ऑफ सेल आपकी किस में मिली है, सेक्शन 69 प्रोवाइड करता है ना। और उस ये जो पावर ऑफ सेल है वो सब्जेक्ट टू रहेगी किसके? सब सेक्शन 2 के प्रोविजंस के अंडर। और ये आपका सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी मॉर्गेजी जो है ना, वो आपका एंटाइटल्ड होगा अपॉइंट करने के लिए। किस चीज़ के अपॉइंट करने के लिए? एक रिसीवर अपॉइंट करने के लिए। किस चीज़ के लिए रिसीवर अपॉइंट करेगा? जो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी होगी ना, उसकी इनकम वगैरह को रिसीव करने के लिए एक रिसीवर अपॉइंट करने के लिए मॉर्गेजी जो होगा वो एंटाइटल्ड होगा। ठीक है ना। और इसके लिए क्या होगा? मतलब ये जो अपॉइंटमेंट होगा वो इन राइटिंग होगा। ठीक है ना, उसके द्वारा होगा या उसके बिहाफ में होगा। मतलब मॉर्गेजी राइटिंग में भी किसी को आप मतलब कोई बोलते नहीं, लिख के भी अपॉइंट कर सकता है और ख़ुद भी अपॉइंट कर सकता है और उसके बिहाफ में कोई और भी अपॉइंट कर सकता है। अब बढ़ते हैं इसके सब सेक्शन 2 की तरफ। सब सेक्शन 2 जो है वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं हम। ये देखिए, सब सेक्शन 2 जो है ये आपका पूरा सा, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आपका सब सेक्शन इसको पढ़ लेती हूँ। एनी पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड इन द मॉर्गेज डीड and is willing and able to act as receiver may be appointed by the mortgagee if no person has been so named, or if all persons named are unable or unwilling to act or are dead, the mortgagee may appoint any person to whose appointment the mortgager agrees. Failing such agreement, the mortgagee shall be entitled to apply to the court for the appointment of a receiver, and any person appointed by the court shall be deemed to have been duly appointed by the mortgagee. A receiver may at any time be removed by writing signed by or on behalf of the application made by either party and on due cause shown. A vacancy in the office of receiver may be filled in accordance with the provisions of this subsection। तो ये तो मैंने रीड करा, बट मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन अब बताऊंगी कि इसका एक्सप्लेनेशन आपका 69 ए का सब सेक्शन 2 क्या कहता है। तो 69 ए का सब सेक्शन 2 कहता है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर अ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, मतलब
जब बात आती है जब बात आती है मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट करने की, तो ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर इफ़ समवन ऑलरेडी नेम्ड, ठीक है ना, नेम्ड इन दी मॉर्गेज डीड, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि मॉर्गेज डीड में मान लीजिए किसी का नाम ऑलरेडी क्या है, मेंशन किया गया है, ठीक है ना, और वो विलिंग भी है, ठीक है ना, विलिंग भी है एक रिसीवर की तरह अपॉइंट होने के लिए, ठीक है ना, और एबल भी है, मतलब कैपेबल भी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, तो उसको रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। मैं इसको एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये कहता है, ये सेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए मॉर्गेज डीड में मॉर्गेजर ने किसी पर्सन का नाम मेंशन किया है एज अ रिसीवर, और वो पर्सन जिसका नाम रिसीवर की तरह मेंशन किया गया है, वो पर्सन ना रेडी भी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, ठीक है ना, रेडी भी है और कैपेबल भी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, तो उसे अपॉइंट किया जा सकता है एज अ रिसीवर। बट यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, यहाँ कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए कि नो वन इज़ नेम्ड और दोज नेम्ड कांट और वॉन्ट एक्ट। इसका मतलब कि मान लीजिए किसी का नाम नहीं है मॉर्गेज डीड में एज अ रिसीवर, मॉर्गेजर द्वारा मॉर्गेज डीड में किसी का भी नाम एज अ रिसीवर नहीं मेंशन किया गया है, और मान लीजिए मेंशन किया गया है बट ना तो वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, विलिंग है, ठीक है, और ना ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए कैपेबल है, तो उस केस में जो मॉर्गेजी होगा, ठीक है ना, मॉर्गेजी जो होगा वो किसी को चूज़ कर सकता है, ठीक है ना, किसी को चूज़ कर सकता है रिसीवर अपॉइंट करने के लिए, पर इस कंडीशन में कि उसमें आपका मॉर्गेजर जो है वो भी एग्री करे। मान लीजिए ए है मॉर्गेजर, ये बी है आपका मॉर्गेजी, तो बी मॉर्गेजी जो है, मान लीजिए मॉर्गेज डीड में किसी का नाम नहीं था रिसीवर की तरह, तो बी ने क्या करा, बी ने सोचा कि सी को अपॉइंट कर देते हैं हम रिसीवर के तौर पे, बट सी को रिसीवर के तौर पे अपॉइंट करने के लिए जो आपका ए मतलब मॉर्गेजर है उसका बोलते हैं ना, उसकी कंसर्न ज़रूरी है, कह सकते हैं वो भी एग्री होना चाहिए। पर मान लीजिए कि ये जो है आपका मॉर्गेजर है वो एग्री नहीं करता है इस बात से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मॉर्गेजर एग्री नहीं करता है तो जो मॉर्गेजी है वो आपका कोर्ट में अप्लाई कर सकता है रिसीवर अपॉइंट करने के लिए, मतलब रिसीवर को अपॉइंट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकता है, ठीक है ना, फिर कोर्ट की चॉइस के हिसाब से ही आपका पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, और जो ये पर्सन जो भी आपका रिसीवर अपॉइंट हो रहा है कोर्ट की चॉइस के हिसाब से, या कह सकते हैं कि कोर्ट के ज़रिए जो अपॉइंट हो रहा है, ठीक है ना, वो आपका क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि इसे आपका मॉर्गेजी ने ही अपॉइंट किया है। द रिसीवर कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय आइदर पार्टी और बोथ पार्टी और बाय द कोर्ट। मतलब ये जो रिसीवर है ना, इसकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये इसको किसी भी टाइप जो है वो रिमूव किया जा सकता है पार्टी से, ठीक है ना, मतलब नॉट पार्टी, मतलब जो उसकी पोस्ट है उससे रिमूव किया जा सकता है, चाहे वो एक पार्टी कर सकती है, चाहे एक में से कोई दूसरी पार्टी कर सकती है, या फिर दोनों पार्टी भी कर सकती है, या फिर कोर्ट में एप्लीकेशन डालकर कोर्ट के ज़रिए भी उसको क्या किया जा सकता है, उस पोस्ट से हटाया जा सकता है। बट रीज़न क्या है, ठीक है ना, ड्यू कॉज शोन इन राइटिंग, मतलब राइटिंग में ये भी देना पड़ेगा कि भाई उसको हटाने का रीज़न क्या है, कोई प्रॉपर रीज़न होना ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ अ वैकेंसी ऑफ रिसीवर इट कैन बी अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। तो अगर मान लीजिए रिसीवर की कोई वैकेंसी है तो वो आपका इन रूल्स को फॉलो करके ही आपका फुलफ़िल की जा सकती है, ठीक है ना। अब तीसरा आपका सबसेक्शन आता है 3, वो क्या बोलता है कि अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द पावर्स कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन, ठीक है ना, तो जो रिसीवर आपका इस सेक्शन के अंडर आपका जो रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना, शैल बी डीम्ड टू द एजेंट ऑफ, क्या माना जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द मॉर्गेजर, उसको माना जाएगा कि वो मॉर्गेजर का ही एजेंट है, और मॉर्गेजर जो है वो आपका सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा रिसीवर के किसी भी एक्ट या डिफ़ॉल्ट के लिए, ठीक है ना, किसी भी एक्ट, मतलब जो रिसीवर है, रिसीवर का कोई भी एक्ट या डिफ़ॉल्ट जो है उसके लिए आपका जो मॉर्गेजर है उसको सोलली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, बशर्ते
कि मॉर्गेज डीड में इसके अगेंस्ट या बोलते इसके कंट्रारी आपका कोई मतलब क्लॉज या कोई रूल ना डाल रखा हो, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें आपका मॉर्गेजी का कोई इम्प्रॉपर इंटरवेंशन भी नहीं होना चाहिए। फाइन, तो ये आपका सबसेक्शन 3 हो गया। अब आपका सबसेक्शन 4 क्या कहता है, देखिए। तो सबसेक्शन 4 भी मैं देखिए बेयर एक्ट का मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ूंगी, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो बेयर एक्ट का आप देख लीजिएगा कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ आपको कि आपका सेक्शन 69A मतलब राइट टू अपॉइंट अ रिसीवर, ठीक है ना, मॉर्गेजी का जो राइट है रिसीवर अपॉइंट करने का, उसका सबसेक्शन 4 क्या कहता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि द रिसीवर हैज़ द अथॉरिटी, क्या होती है रिसीवर के पास में क्या अथॉरिटी होती है, कलेक्ट ऑल इनकम्स दे आर अपॉइंटेड टू रिसीव, मतलब आपका ये आपका उसकी अथॉरिटी होती है कि वो जितनी भी इनकम मॉर्गेज प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम आती है उन सबको कलेक्ट करे, ठीक है ना, जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है। यूजिंग लीगल मीन्स मतलब कानूनी तरीके से, वो या तो बोरोवर के नाम मतलब मॉर्गेजर के नाम पे भी उस इनकम को रिसीव कर सकता है, या मॉर्गेजी के नाम पे भी इनकम को रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। अप टू द मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट द बोरोवर कैन ट्रांसफ़र, मतलब जो आपका बोरोवर है, ठीक है ना, लेने वाला है, जितना इंटरेस्ट मतलब वो आपका क्या बोल सकते हैं इसमें देता कलेक्ट करने में, उतना ही इंटरेस्ट आपका रिसीवर को भी लेना होगा, ठीक है ना। इशूज़ वैलिड रिसिप्ट फॉर द कलेक्टेड इनकम, साथ ही साथ में जो रिसीवर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपका उसने इनकम कलेक्ट की है उसके लिए वैलिड रिसिप्ट्स वगैरह हैं उसको इशू करे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है यूटिलाइज एनी पावर ग्रांटेड टू देम बाय मॉर्गेजी फॉलोइंग द रूल्स आउटलाइन इन द सेक्शन, मतलब इस सेक्शन में जो भी रूल्स आउटलाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो अपनी पावर्स का यूटिलाइज़ कर सकता है, ठीक है, जो कि उसे किसने ग्रांट करी है, मॉर्गेजी ने ग्रांट करी है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 69A का सब सेक्शन 5। तो सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि अ पर्सन पेइंग मनी टू द रिसीवर, जो पर्सन रिसीवर को मनी पे कर रहा है ना, शैल नॉट बी कंसर्न टू इंक्वायर इफ़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर वॉज वैलिड और नॉट, मतलब जो भी मनी पे कर रहा है रिसीवर को, वो उसके कंसर्न ये नहीं होनी चाहिए कि आपका जो रिसीवर का अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है कि नहीं है। फाइन, नाउ सबसेक्शन 6 क्या बात करता है, सबसेक्शन 6 जो है इसको अगेन मैं एक्सप्लेनेशन ही पढ़ूंगी, ये आप देख सकते हैं। ये आपका जो सबसेक्शन 6 जो इटैलिक्स में लिखा है ये आपका बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या देखो, ये क्या कहता है, ये जो सबसेक्शन है 6 ये बात करता है कि जो रिसीवर है ना वो एंटाइटल होता है, रिसीवर जो है वो आपका एंटाइटल होता है रिटेन करने के लिए, रिटेन आउट एनी मनी, मतलब जो भी टोटल मनी या फंड उसने रिसीव किए हैं, ठीक है ना, उसमें से ना वो आपका कुछ अमाउंट जो है उसको रिटेन करने के लिए एंटाइटल होता है। और ये अमाउंट जो है वो टोटल फंड रिसीव जो है उसका 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब उसके कमीशन के तौर पे, कमीशन या आपका जो रेम्यूरेशन जो होता है उसका उसके तौर पर वो उसे एंटाइटल्ड होता है उसको अपने पास रखने के लिए, ठीक है। या जो भी उसने एक्सपेंस किए हैं, जो भी उसने खर्चा किया है उन सारी जो इनकम है उसको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, It states that the receiver is entitled to retain out any money out of the total money or funds received by him as a commission of not exceeding 5% of the total funds received to cover their, किस चीज़ को कवर करने के लिए, अपना रिम्यूनरेशन को, और जो भी उसने एक्सपेंसेस वगैरह जो भी उसके हुए हैं ना, किस चीज़ के लिए मतलब ये जो इकट्ठा करने के लिए, जो इनकम जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी ना उसकी इनकम को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जो भी उसके एक्सपेंसेस वगैरह हुए उन सबको मिलाकर जो भी अमाउंट बनता है वो उसको रिटेन कर सकता है। फाइन, और जैसा कि उसके आपका अपॉइंटमेंट में मेंशन किया गया हो। और मान लीजिए कि कोई आपका रेट फिक्स नहीं किया गया है, कोई रेट स्पेसिफाई नहीं किया गया है उसके अपॉइंटमेंट के मतलब अपॉइंटमेंट लेटर पे या अपॉइंटमेंट के दौरान कोई रेट फिक्स नहीं किया गया है, तो ये जो रेट है वो आपका 5% माना जाएगा ग्रॉस अमाउंट का, ठीक है ना। और या फिर कोई दूसरा रेट भी हो सकता है जिसको आपका कौन अप्रूव करेगा, कोर्ट अप्रूव करेगा, किसके रिक्वेस्ट पे,
रिसीवर के रिक्वेस्ट पे कोर्ट अप्रूव करेगा। फाइन। नाउ अब सेवन्थ क्या है? सेवन्थ है आपका, अगेन सेवन्थ का एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगी मैं। तो सेवन्थ जो है, सबसेक्शन 7 जो है वो क्या बोलता है? सबसेक्शन 7 आपका 69A का बोलता है कि इफ़ द मॉर्गेजी इंस्ट्रक्ट्स द रिसीवर इन राइटिंग, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, कि इफ़ द मॉर्गेजी इंस्ट्रक्ट्स द रिसीवर इन राइटिंग देन द रिसीवर मस्ट इंश्योर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट्स देयर ऑफ। तो ये कहता है कि अगर मॉर्गेजी जो है वो आपका राइटिंग में, मतलब रिटर्न में आपका रिसीवर को इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना, कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो जो रिसीवर जो है ना, रिसीवर जो है उसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी या उसके किसी पार्ट को क्या करना पड़ेगा? उसका इंश्योरेंस कराना चाहिए, ठीक है ना। और इंश्योरेंस किसके रिगार्डिंग? किसी भी तरीके के लॉस या डैमेज, ठीक है ना, फायर की वजह से, मतलब आग की वजह से अगर कोई लॉस या कोई भी आपका डैमेज होता है तो उसके अगेंस्ट उसको इंश्योर करवाना, ठीक है, प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को या फिर उसके किसी पार्ट को इंश्योर कराना मस्ट हो जाएगा उसके लिए। और ये कैसे इंश्योरेंस कैसे कराएगा? वो जो भी फंड्स और जो भी मनी वो रिसीव करता है उसी में से वो इंश्योरेंस प्रीमियम को निकालेगा, ठीक है ना। टू द सेम एक्सटेंट एज द मॉर्गेजी कुड हैव। फाइन। जैसा मतलब मॉर्गेजी करता वैसे ही वही रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर को निभानी है। अब आती है आपकी लास्ट, आपका इसका है सबसेक्शन 8। तो सबसेक्शन 8 क्या कहता है? देखिए, ये सारा आपका कि सबसेक्शन 8 बताता है कि जो भी मनी वो रिसीव करता है ना, रिसीवर जो भी मनी रिसीव कर रहा है मॉर्गेज प्रॉपर्टी से, वो उसको कहाँ और कैसे खर्च कर सकता है, मतलब उसे कैसे खर्च करना है या कहाँ कहाँ पर वो उसे खर्च कर सकता है, ठीक है ना। फाइन। तो ये सारा आपका देखिए उसमें लिखे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि एज पर द रूल्स ऑफ दिस एक्ट द रिसीवर शैल यूज़ ऑल रिसीव्ड मनी इन द फॉलोइंग मैनर। जो जितना भी मनी उसने रिसीव किया है उसको फॉलोइंग मैनर में वो क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। कैसे? सबसे पहले तो देखिए, क्लियरिंग रेंट्स, टैक्सेस, लैंड रेवेन्यूज़, ठीक है ना, रेट्स, रेट्स एंड अदर प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो जितने भी टैक्सेस हैं, रेंट्स हैं, लैंड रेवेन्यू वगैरह, उन सबको क्लियर करना, ठीक है ना, या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको क्लियर करना, ठीक। नेक्स्ट है मेंटेनिंग पेमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन डेप्ट विद हायर प्रायोरिटी देन द मॉर्गेज इन क्वेश्चन। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसके पास पैसा आया है वो उसको किस में इस्तेमाल करे? पेमेंट्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए, इंटरेस्ट, ठीक है ना, जो डेप्ट वगैरह, डेप्ट में जो इंटरेस्ट है उसको पे करने के लिए, ठीक है ना, और इसको उसे एक हायर प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कवरिंग दियर कमीशन, ठीक है, अपना जो भी उसका कमीशन है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, नेसेसरी रिपेयर्स वगैरह जो है, ठीक है ना, वो सब करने के लिए भी वो यूटिलाइज करेगा उस मनी को। एंड द लास्ट इज सेटलिंग द ड्यू इंटरेस्ट ऑन द मॉर्गेज। मतलब अगर मॉर्गेज में कोई भी किसी भी तरीके का कोई आपका जो बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू है मॉर्गेज प्रॉपर्टी में, तो उसको भी सेटल डाउन करने के लिए वो इस अमाउंट का या इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है जो कि वो रिसीव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो टॉपिक था सेक्शन 69A, मैंने कोशिश करी है कि आपको उसे सिंप्लीफाई करके समझा पाऊँ, क्योंकि देखिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझना, उसको टुकड़े टुकड़ों में तोड़ के उसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझती हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है उसको। तो कोशिश मैंने की है। आई होप कि आपको कईयों को देखिए इसमें समझ आएगा, कईयों को हो सकता है समझ में ना आए, तो उसके लिए वो और रिलेटेड वीडियोस से कंसल्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट